इस तरह के निज़ाम में जिस तरह चोर ऊपर आके बैठ जाएं, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोर बैठा दें, वो फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? आज सारी जितनी भी गरीब मुल्क हैं, उन सारों की एक ही कहानी है, वह इंसाफ की हुक्मरानी नहीं, वह जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमज़ोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। अब वो हर रोज़ उनके केस माफ़ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं अब चोरों के। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि फिर जेल खोल दें। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे हुए हैं। जब तक हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कौमें नहीं खड़ी होती, वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब होंगे, अम्मार मसूद साहब, नवीद हुसैन साहब और इस्माइल कासिम साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो के नए कवानीन पर अमल दरामद जारी है। दर्जनों मुकदमात हैं जो ख़त्म हो रहे हैं और कई अहम रेफरेंस अदालतों से वापस भी भिजवाए जा रहे हैं। नैब ने भी 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात न करने का ऐलान किया है और वापस किए गए केसेस सेशन कोर्ट, इंसदाद बदउनवानी और दीगर मुतल्लिका अदालतों में भेजने का फैसला किया गया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में बरी किया गया। आज एहतसाब अदालत ने लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिया और उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ ने भी नए कवानीन के तहत प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में एहतसाब अदालत से रिलीफ मांगा है और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा कर दी है। नैब केसेस की वापसी पर इमरान खान ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि चोरों और डाकुओं ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए की करप्शन के केसेस माफ़ किए जा रहे हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से आज नैब कवानीन में तब्दीली के बाद अहम केसेस और मुकदमात की वापसी का सिलसिला हम देख रहे हैं, नवाज शरीफ ने भी नई तरमीम के तहत रिलीफ मांगा है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को नए कवानीन से कोई फ़ायदा हो सकता है? और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया, हर रोज़ केसेस मुआफ़ हो रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि NRO 2 है। क्या आप इससे इत्तफाक करेंगे? मेरे ख्याल ये तो बहुत वाज़ेह था कि आप उसको NRO 2 कहें या NRO 3 कहें कि इस नौइयत के कवानीन बहरहाल ख़त्म होंगे और ख़त्म हो चुके हैं। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जो एक हमने एहतसाब के नाम पे ये इदारे खड़े किए हुए हैं, चाहे वो एहतसाब था या इसके साथ साथ FIA का जो इदारा है, इसमें ये करप्शन के ख़ात्मे की बजाय करप्शन को एनकरेज करने में, करप्शन को ज़्यादा बढ़ाने में ये ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। और इसीलिए शुरू से मेरा काफ़ी अरसे से ये ख्याल रहा है कि नैब यानी नेशनल एहतसाब ब्यूरो की बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से जितना शोर मचाया था कि इनको हम क्या कहते हैं करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे या इन केसों को हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि नैब का जितना भी दायरा काम था, अव्वल तो ये कि वो वाइट कॉलर, दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम बड़ी मुश्किल से ट्रैक होता है। दूसरी बात, फिर हमारे मुल्क में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो फौजदारी कवानीन हैं, जो काफ़ी सारे नैब कानून का भी हिस्सा थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुल्ज़मान को होता है। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनके वकील उठाते हैं और ज़ाहिर है जब वो वकील केस को इधर उधर करते हैं तो आप अंजाम तक ये केस नहीं पहुंच सकता है। और दूसरी बात थी, जब जनरल सैयद अमजद को पहली मरतबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बनाया गया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का चेयरमैन, उन्होंने कोई 8-10 महीने के बाद ही अपने ओहदे से अमलन इस्तीफ़ा दे दिया था, ये कहकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कि इस इदारे को बंद कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये फिर सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। अम्मार मसूद साहब, बिल्कुल इम्तियाज़ गुल साहब की बात तो दुरुस्त है। हमने देखा भी यही कि एहतसाब को किस तरह से सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जबकि तरमीम के बाद अब जो नैब की नई शक्ल है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि रजीम चेंज का मकसद नए मुकदमात का खात्मा है, और आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? दो सवाल हैं आपके इस सवाल में पोशीदा।
اور اس کا جواب اس طرح ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کا ادارہ کیا تھا, اس کا قیام کس طرح ہوا, اس سے کون سے مقاصد حاصل کیے گئے. دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ کیوں کی گئی ہیں, کیا اس سے کرپٹ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا گیا. یہی دو سوال آپ کے بنتے ہیں. اس میں پہلا سوال تو یہ امتیاز گل صاحب نے بالکل درست فرمایا, یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنا تھا ادارہ جس کا بنیادی مقصد سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی قائدین کے سکرو ٹائٹ کرنا احتساب کے نام پر, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ایسا ہی ہوا. گزشتہ دور حکومت میں اس میں البتہ زیادہ تندی آ گئی. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک کمپرومائز شخص کو نیب کا چیئرمین رہنے دیا, پہلے اس کی ویڈیو لیک کی گئی, پھر اس کی تعیناتی پر بھی چپ رہا گیا اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے, اور وہ ان فیصلوں میں جو قباحتیں تھیں, جو قدورتیں تھیں, وہ پورا پاکستان جانتا ہے, وہ ہمیں جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام عمران خان کی مخالف سیاسی جماعتوں کو جس بہیمانہ طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, بھیڑ بکریوں کی طرح سیاسی قائدین کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, اور وہ بنا کسی ثبوت کے جب بھی یہ معاملات عدالت میں پیش ہوئے تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. چونکہ فلاں اینکر نے فلاں شو میں کاغذ لہرائے تھے, اس بنا پر کسی کو 6 ماہ کسی کو 1 سال قید میں رکھا گیا, جو کہ صریحاً ظلم ہے, انصاف کے تمام تقاضوں کے برعکس بات ہے. اور پھر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو جتنا ہم نے دیکھا ہے, اس ادارے کو بند ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف سیاسی انتقام ہی رہا ہے, اور اس سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں, جو ریکوریز ہو رہی ہیں, وہ کوئی ایسی خاص نہیں ہیں جس پر بات کی جا سکے یا جس پر فخر کیا جا سکے. اب سوال کے دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ترامیم کیا تحفظ دینے کے لیے سیاستدانوں کو بقول عمران خان کرپٹ اور چوروں کو تحفظ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسی بات میں نہیں سمجھتا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بنیادی طور پر شخصی انتقام کے لیے استعمال ہوتی تھی. بہت سے مقدمات ایسے تھے جو ہوا میں تعمیر کیے گئے اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے سیاسی انتقام لیا گیا. تو ہر حکومت چاہتی تھی, ہر سیاسی حکومت چاہتی تھی کہ نیب جیسے ادارے کو ختم کرے, لیکن ختم اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ شور پڑ جاتا تھا, لوٹ کے لے گئے, چور ڈاکو ہے نارو, اس طرح کی کہانیاں شروع ہو جاتی تھی. تو اب انہوں نے ادارے کو بند تو نہیں کیا, لیکن اس میں جو نیسیسری ترامیم ہے وہ ضرور کر لی ہیں, اور میرے خیال میں یہ ترامیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا سوال ہے کہ وہ دوسروں کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے, اور ان کے جو انہیں پتہ ہونا چاہیے اور اچھی طرح علم بھی ہے, لیکن چونکہ یہ ون وے کمیونیکیشن کرتے ہیں, لوگوں کو کے سامنے ایک جملہ پھینک دیتے ہیں اور اس کی جواب کی دلیل نہیں دیتے. کہ کے پی کے میں احتساب کا ادارہ بند کر دیا گیا تھا اس لیے کہ جب وہاں پر بی آر ٹی پہ معلم جبہ پر سوالات اٹھے. پھر عمران خان کیسے کرپشن اور چور کی بات کرتے ہیں, دوسروں پر بھی الزامات ہی تھے, عمران خان پر بھی الزامات ہیں, عمران خان پر توشہ خانہ ہے, فورن فنڈنگ ہے, کے پی کے حکومت پر کون سا الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا. تو یہ میرے خیال میں یہ جو ترامیم ہے بہت اچھا شگون ہے اس سماج کے لیے. صحیح. جی نوید حسین صاحب, ظاہر ہے اگر نیب کی کارکردگی کو دیکھا جائے, جو گزشتہ اس کی کارروائیاں تھیں, تو انصاف کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا گیا, اس لیے شاید بار بار نیب کے احتساب کرنے پر بھی سوالات اٹھائے گئے. آپ کے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ NRO2 ہے, اس سے فائدہ لینے کے لیے کیا گیا, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھا کچھ گورنمنٹ نے اور کام تو کیا نہیں, لیکن اپنے کیسز سے جو کیسز تھے اس سے وہ بری ہو رہے ہیں, جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ نیب مقدمات کا خاتمہ ہی گورنمنٹ کا مقصد تھا؟ دیکھیں جناب, میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں, آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو نیب میں ترامیم لائی گئی ہیں, ان ترامیم سے ایٹ لیسٹ یعنی جو عمران خان صاحب خود شروع سے کہہ رہے تھے
کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں ان سے وہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ یہ اکٹھے ہو گئے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ نیب کا لا یا نیب کا ادارہ یہ عمران خان صاحب نے نہیں قائم کیا تھا. ان سے پہلے یہی ہم دیکھ رہے تھے, یہی ہمارے سیاستدان جو تھے یہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے تھے. یہ تو ابھی عمران خان صاحب بیچ میں جو ہے وہ میدان میں نئے آئے ہیں. ان سے پہلے ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں یہی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو چور کہنا اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹانکنے کی باتیں. تو بیسیکلی یہ نیب کا ادارہ بھی اور نیب کا قانون بھی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا ایک دوسرے کے خلاف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں ابھی جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں وہ لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ وہ سینس یہ ریٹروسپیکٹو جو ہے اپلیکیشن ہے, ان کی امپلیمنٹیشن ہے, تو وہ سب جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ کا جو پارٹیاں حصہ ہیں انہی کے کیسز جو ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں. اچھا, جیسے امتیاز گل صاحب نے بات کی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کا ادارہ اس میں سکم موجود ہیں, نیب کے قوانین میں سکم موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے اس کو نیب کے ادارے کو استعمال کیا گیا اور نیب کے قوانین کو استعمال کیا گیا. لیکن ایک جمہوریت میں میرے خیال میں اگر اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو وہ جمہوریت پھر نہیں رہتی. جمہوریت کا اصل ہی یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہوں. تو اگر کوئی ادارہ, اگر کوئی قانون, اگر اس قانون کا مس یوز ہو رہا ہے, اگر اس قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی یا کوئی ادارہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ادارے کو ختم کیا جائے یا ان قوانین کو ختم کر دیا جائے. تو میرے خیال میں نوید صاحب میں آپ کو روکوں گی, ہمیں براہ راست جانا ہوگا نیو یارک جہاں پر بلاول بھٹو زرداری اجلاس سے خطاب. اس وقت آپ دیکھ رہے تھے بلاول بھٹو G77 ممالک کے اجلاس سے خطاب کرے تھے. پروگرام کی طرف واپس آئیں گے. نوید صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. آپ بات کر رہے تھے قانون میں جو حکم موجود ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. جی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اگر ایک قانون پراپر طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی یا ایک قانون میں کوئی سکم موجود ہے تو پارلیمان یہاں پہ ہے. پارلیمان میں اس قانون کو یہ نہیں ہے کہ انٹائرلی اس کو ڈیفینگ کر دیا جائے اور پھر جس تیزی سے مقدمات واپس گئے ہیں, جس ابھی سنس یہ جو نیب لا میں ترامیم ہے اس کے خلاف عمران خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ میں ابھی یہ کیس چل رہا ہے اور میرے خیال میں اس کا فائنل اس کا فیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. لیکن سپریم کورٹ میں بھی یہ تھوڑی سی بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ جب NRO گیا تھا سپریم کورٹ میں تو اس وقت جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھے اور ان سے یہ کہا گیا تھا تو انہوں نے NRO کے اوپر امپلیمنٹیشن کو کنڈیشنل کر دیا تھا کہ جب کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر. لیکن اس کے بعد آبویسلی پھر جسٹس ڈوگر آئے تو انہوں نے وہ آرڈر ودرا کر لیا تھا. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ عمران خان صاحب نے جو کورٹ میں گئے اور انہوں نے درخواست کی ہے, ان کے وکیل نے درخواست کی ہے کہ ان نیب ترامیم پہ عمل درآمد کو اس وقت تک روکا جائے جب تک کہ کورٹ کا اس پہ فیصلہ نہیں آ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ابھی جتنی تیزی سے مقدمات جو ہے وہ واپس نیب سے نکل رہے ہیں تو اس سے یہ جو اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو جو ہے اس کو فردر آکسیجن مل رہی ہے. صحیح. جی اسماعیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نیب ترامیم کے بعد نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا؟ بہت شکریہ دعا. دیکھیں راستے تو بہت سے ہموار ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن اوور آل یہ جتنی بھی ترامیم ہے یا نام امینڈمنٹس ہیں مطلب اٹس اے کمپلیٹ جوک. اتنا آبویس نہ کرتے. اگر آپ نے کرنا بھی تھا, خود کو NRO دینا تھا, خود کو اپنے کرپشن کیسز معاف کرانے تھے, کچھ بھی کرنا تھا, بٹ اتنا آبویس نہ کرتے. آپ آئے حکومت میں اسی پرپس کے لیے تھے. یہی بیانیہ تھا اپوزیشن کا, خان صاحب کا.
एंड वो आपने प्रूव किया अपने इक़दामात से। आपकी अगर मुल्क में थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस बेहतर होती तो शायद आवाम को इतना ज़्यादा दुख ना होता कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें आप नैब तरमीम आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है कि जी 50 करोड़ से कम के जो मुकदमात हैं वो अगर नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते तो उसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है या कतन नहीं है कि आपने करप्शन हुई नहीं है। नैब को एक ये डिबेट कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, बहुत से ऐसे रेफरेंसेस जो नैब के अंदर आए उनके अंदर तो ऑब्वियस रीजंस है ना कि अगर आप नैब को ख़त्म भी कर दें तो एक कंसेंसस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होगा कि एक जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बड़ी अहमियत होती है। तो आप तो अकाउंटेबिलिटी को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जिस भी सोसाइटी के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, सज़ा और जज़ा का कानून नहीं रहता, तो वहाँ पर जंगल का कानून रह जाता है। और अगर जंगल का कानून रह जाए तो पीछे फिर केओस की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। फाइनली जो ये डिबेट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं और शायद इसको कलअदम करार दे दिया जाए, तो मेरा इसके अंदर है कि वाई डू वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एवरी टाइम। उसके अंदर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की जाती है ना, तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए जहाँ पे इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन इतना ऑब्वियस करना कि हम तो भाई आए ही इसीलिए हैं, सागदार साहब भी वापस आ रहे हैं, उसके लिए तो वहाँ से मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए भी एक रेड झंडी है। वो तो मरीम नवाज ने भी कहा था, अब उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कि अपने बैग उठाओ, पैक करो, निकलो, पहुंचो वहाँ पे जाके, कोई मसला नहीं होगा। तो इतना जोक नहीं बनाना चाहिए आम आवाम का, थोड़ा सा तरीके से इसको ढाका छुपे लफ्जों में कर लेते बेहतर होता है, इतना ऑब्वियस ना करते। बिल्कुल मुझे दीजिएगा। जी जी अमार साहब जी, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैंने तमाम दोस्तों के पॉइंट सुने। एक छोटा सा नुक्ता मैं आपको बता दूं। मेरी एक दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई जब वो गिरफ्तार हुए थे और प्रोडक्शन ऑर्डर पे असम्बली आए हुए थे, और उस ज़माने में वो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। उस सब के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब ये सवाल किया गया कि जिस तरह आप लोगों पर मुकदमात बने हैं, क्या जब आप हुकूमत में आएंगे तो क्या आप अपनी मुखालिफ जमात के खिलाफ भी उस तरह मुकदमात बनाएंगे, उस वक्त की बात है। और उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था हम बिल्कुल इस तरह के मुकदमात नहीं बनाएंगे, क्योंकि करप्शन का राग अलाप कर हमने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, हमने ताजरों को खौफजदा कर दिया, हमने बिजनेसमैन को हिरास कर दिया है। तो सिर्फ ये मसला तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ मसले का एक ही रुख दिखाया जाता है। दूसरा, गुफ्तगू में बताया इतने बहुत से मुकदमात जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर आपको इस एंगल से भी सोचना चाहिए इतने बहुत से मुकदमात गलत बने हुए हैं। सर अगर ये मुकदमा अगर ख़त्म हो भी रहा है, आप ये कह सकते हैं सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला ना हो, लेकिन एट द एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये एक मसला है, ये चीज़ समझ डिनाई कीजिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, करप्शन नो डाउट मसला है, लेकिन नैब नहीं कर पाया। अगर लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में रखा गया, वो साबित नहीं कर पाया। अगर वो साबित करता तो आज हम ये ना कहते कि नैब के एहतसाब को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो हर दौर में किया गया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, क्या IMF की शराइत में नरमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। राना साहब ने एक से ज़्यादा बार यह साबित किया है कि वो एक फस्ताई हुकूमत के वज़ीर दाखिला है। हमने रबड़ की गोलियां मंगवा ली हैं, ये क्या हुकूमत है? इस तरह की हुकूमतें जो हैं वो मकबूजा मुल्कों में होती हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल घुटनों पे आ गई है, तनख्वाहदार तबका है, उसके पास बिजली के बिल देने का पैसे नहीं है। इन तमाम हालात का वाहिद हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इमरान खान इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के पीछे खड़े हैं। नाज़रीन, मुमकिन लॉन्ग मार्च के मामले पर PTI और गवर्नमेंट एक दूसरे को तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे, राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जबकि राना सनाउल्लाह भी तंज करते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम भी इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इस बार लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी मुतालिक हमारा सवाल होगा। नवीद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जब हम बात करते हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब से डूबा है, वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन इसके बरक्स जो इस वक्त आप सियासी पारा हाई देख रहे हैं मुल्क में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च को लेकर और जिस तरह से जवाब दर जवाब का सिलसिला भी जारी है, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में ये इंतशार मजीद बढ़ेगा इस सारी सिचुएशन से?
दुआ मेरे ख्याल में इस वक्त ये बड़ी अफसोस की बात है इस वक्त, जबकि सारी दुनिया, अभी आपने देखा UN सेक्रेटरी जनरल आए, उन्होंने यहाँ पे जो कुछ देखा और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह की तबाही नहीं देखी क्लाइमेट चेंज से। इसी तरह आपने देखा एंजेलिना जोली आई, UNHCR की जो स्पेशल ऑनवाई थी वो आई, उन्होंने देखा, उन्होंने जिस तरह की मंजरकशी की, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी लग ये रहा है कि वो तो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो सियासी रस्साकशी जारी है, जो एक टग ऑफ वॉर जारी है PTI और कोalition गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट ने भी अपनी सारी तवज्जो उनकी चाहिए थी कि इस वक्त जो है वो सैलाब के ऊपर, बिकॉज देखें इससे इकोनॉमी को जितना बड़ा धचका लगा है, जितना बड़ा इसको नुकसान हुआ है, कुछ एस्टिमेट जो है वो $40 अरब का कह रहे हैं और कुछ इससे भी ज़्यादा आगे जो अभी मैं देख रहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि UNDP पाकिस्तान को एडवाइस देने जा रही है कि वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाए, अपने क्रेडिटर से जो है अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करवाए। तो इससे एक जो डिफ़ॉल्ट के फियर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। ऑल्दो के मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं करने जा रहा, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अभी इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, मुझे जो मई में इन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त जिस तरह का एक हाइप क्रिएट किया था और कहा था कि जी 2 मिलियन लोग आएंगे, इस्लामाबाद डी चौक में धरना होगा, और गवर्नमेंट जो है वो 6 दिन का इवन अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्च जो है वो फिजल आउट हो गया। अभी जो सूरत हाल, सिर्फ एक चीज़ मेरे ख्याल में मुझे और तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फॉर ये कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। इसके अलावा मुझे कोई क्लियर कट वो नज़र नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं उनका इससे जो है ये मार्च करने से, बिकॉज इस वक्त जो अगेन जैसे मैंने कहा कि सारी दुनिया जो है वो हमारे वो हमारे फ्लड पे फोकस्ड है और हम जो है वो सियासी रस्साकशी में लगे हुए हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इस्लामाबाद आके वो बैठेंगे, वो सिट इन करेंगे, वो सिर्फ रैली निकालेंगे, और इससे जबकि 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, ऐसी सूरत हाल में क्या इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन हो भी सकता है? तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ये कि ठीक है, आप कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, और ये इस तरह की सिचुएशन बन नहीं सकती कि आपका आधा मुल्क डूबा है सैलाब में और करोड़ों की तादाद में मुतासरीन हैं, और आप इस तरह से लॉन्ग मार्च, किस तरह से ये सिचुएशन मुश्किल नज़र आ रही है। इम्तियाज़ गुल साहब, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से इस लॉन्ग मार्च को लेकर, तैयारियां हैं, राना सना के भी जवाबात और बयानात आपके सामने हैं, क्या मुल्क मज़ीद सियासी इंतशार का मुतहम्मिल हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में मेरा ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म को 1-2-3 हफ्ते आराम कर लेना चाहिए था। बिलाशुबा बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत बड़ी अक्सरियत उनकी साइट पे है, उनके बयानिए को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी हुकूमत दुनिया पे बावर कराने की कोशिश कर रही है कि 1/3 से ज़्यादा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, बिलाशुबा पानी में 1/3 है या 1/4 है, वो अभी किसी ने मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं लगाया। ये दावे भी जो हैं, और या जो 40 अरब या 25 अरब की जो बातें हो रही हैं नुकसानात की, ये सानवी है। इस वक्त असल मसला है कि पाकिस्तान की जो तस्वीर है बाहर, वो बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम की है, तो उसमें चाहिए था इमरान खान साहब को थोड़ा सा भी इंतज़ार कर लेते, क्योंकि महंगाई की वजह से सूरत हाल आम आदमी की बहुत ख़राब हो चुकी है, और जो बाहर सिग्नल जाएगा इस किस्म के मुजाहरों से या हड़तालों से, वो यही होगा कि एक तरफ इनकी हुकूमत हमसे मिन्नतें करके पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ उनके एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह जल्द से जुलूस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। उन्हें
मौजूदा हालात में कम से कम कुछ अरसे के लिए ज़रूर गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं अमार मसूद साहब। इम्तियाज़ गुल साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को गुरेज करना चाहिए। अब वो कहते हैं पूरी ताकत से आएंगे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब हम भी तैयार हैं, एहतजाज से निपटने के लिए अब कुछ डिफरेंट मॉडर्न तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। ये जो अगर महाज राय की सिचुएशन बनती है खुदा ना खास्ता, तो इस तसादुम को किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, 2-3 बातें हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि ये तहरीके इंसाफ का और इमरान खान का हमेशा से वतीरा है, जो बात उनके ज़ुबान पर होती है वो उसके बिल्कुल उलट काम करते हैं। आप किसी भी तहरीके इंसाफ के वज़ीर से, मुशीर से, इमरान खान साहब से बात कर लें, वो यही कहेंगे। और अभी जो आपने शॉर्ट भी सुनाया उसमें भी यही बात थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो इन हालात में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? जाहिर है ये तहरीके इंसाफ वाले अपना लश्कर कुशाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनका पहले भी वतीरा है। ज़रा पाकिस्तान को कहीं से बेहतरी की खबर आने लगे, आप देखेंगे तहरीके इंसाफ वो वाहिद जमात होगी जो लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान कर देगी। 2014 में भी जब चीनी सदर ने आना था तब क्या किया। अभी IMF से मर मर के हमारा मुआहिदा होने लगा था तो शौकत तरीन साहब किस तरह की कॉल कर रहे थे। अभी दुनिया सारी, और जो बाइडेन साहब से भी मुलाकात हुई अमेरिकी सदर से शहबाज शरीफ साहब की, वो अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, कर्जे रिस्ट्रक्चर करने चाहिए। उस सूरत हाल में इमरान खान साहब ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? तो दुनिया के सामने जो हमारी तस्वीर है उसे मस्त करके पेश करना चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमें ये बातें समझ हैं, इस पैनल के मौजूद अरकान को ये बातें समझ है, तो इमरान खान ये क्यों कर रहे हैं? उन्हें समझ नहीं है। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि उनका इमेज ख़राब हो रहा है और वो सैलाब ज़दगान को भुला कर, और जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 2/3 पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा है, उनको भुला कर वो किस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं? उनका मकसद, पहले ये बात भी तय कर लीजिए कि क्या उनका मकसद नए इलेक्शन करवाना है फौरी तौर पर? उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं है, ये एक गलत फहमी है। उनका मकसद बुनियादी तौर पर एक तैनाती है जो नवंबर में होनी है, उसका इख्तियार होने चाहिए। फर्ज कीजिए कि इमरान खान साहब को, मेरा एक जुमला इमरान खान साहब को आज वजीर आजम बना दिया जाए और उस तैनाती का हक दे दिया जाए। इमरान खान 100 साल तक इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। सही जी। इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में हो रहा है इस वक्त सियासी सिचुएशन, इससे तो इंतशार बढ़ेगा, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल, वो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो सियासतदानों की या सियासत की ऐवानों की ये ज़बानें नहीं होती, वो बड़ी गलत ज़बानें हैं और इस तरह की ज़बान नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की बात है तो आईनी हक तो है उनके पास, ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो पहले भी होती रही, उनके दौरे हुकूमत में भी होती रही, जो कि बार बार कहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, वो महंगाई मार्च भी हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया और उन्होंने ओपनली इजाज़त दी थी कि आप आएँ। इस दफ़ा भी हाइप क्रिएट कर देती है जो PMLN की क़यादत है। फिर क़यादत, अब वो राना साहब जो इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, आ जाएंगे देख लेंगे, आने वाले कौन लोग हैं? हमारे अपने ही लोग हैं ना। आपके इधर की पाकिस्तान के लोग ही जो वहाँ पे जा रहे हैं, वो जो 25 मई वाली आती है डी चौक वाली चीज़ें, फिर ये बातें याद रह जाती हैं। वो आपने शेलिंग की, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, उनके ऊपर आपने शेलिंग की, रबर बुलेट्स की अब आप बातें कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल की बातें कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। आईनी हक है, आ रहे हैं, आने दें, बस मुझे नहीं पता कि इसमें ख़तरा क्या है। खान साहब तो जाएंगे, उनकी कॉल अगर आई या नहीं आई उनकी अपनी प्लानिंग है, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कह रहा हूँ कि इट्स अ फ्रीडम दैट ही हैज़ एंड ही कैन एक्सरसाइज इट। ठीक हो गया। बहरहाल जी, करना वो चाहिए जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर, और ख़ास तौर पर जब इस वक्त आधे से ज़्यादा मुल्क को ज़रूरत है इन हुक्मरानों की, सियासतदानों की, उन मुंतखब नुमाइंदों की जो उनसे वोट लेते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए, ना कि ये जलसे जुलूस बाद में भी होते जाएंगे, कुछ टाइम के लिए पेंडिंग कर लेने चाहिए। दीगर एक्सपर्ट्स की आप राय जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।